रुको रुको, मुझे पता है तुम लोग बहुत गुस्से में हो। मुझे पता है, मैंने 4 महीना पहले इसका पार्ट 1 मतलब डाला था और आज 4 महीना बाद डाल रहा हूँ। मुझे पता है मैं बेवकूफ़ हूँ, गधा हूँ। बस अब मेरी बात को सुन लो। देखो ऐसा है ना कि पिछले 3 महीना पहले या 3.5 महीना पहले मैंने इसका पार्ट 2 बना के रख दिया था, बट मैंने गलती से अपना उस दिमाग का यूज़ किया जो मेरे में नहीं है। मैंने क्या किया, क्या बोलूँ यार, बैकअप के जगह फॉर्मेट का बटन दबा दिया एंड मुझे फिर से रिकॉर्ड करके बनाना पड़ा। इसलिए टाइम लग गया। मैं उसी टाइम बना देता फिर से, बट मैं आगे की चैप्टर्स की वीडियो बना रहा था इसलिए टाइम लगा, सॉरी। और चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं, यानी कि वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशनल भैया। एंड आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई की पार्ट 2। मैंने पार्ट 1 पहले से बना दिया है एंड अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने अपने पिछले वीडियो के एक्सप्लेनेशन में देखा था कि हमारे जो ऑथर होते हैं उनका शिप ऑलमोस्ट डूबने वाला होता है, बट कैसे कैसे करके उनकी पूरी फैमिली का कंट्रीब्यूशन होता है कि उनका शिप बच जाता है। कौन कौन होते हैं? लैरी, हर्ब, ऑथर और ऑथर की पूरी फैमिली मिलके उस शिप को बचाने में जुट जाती है और वो लोग ऑलमोस्ट उस शिप को बचा ही लेते हैं। हमारे जो ऑथर होते हैं वो इलेक्ट्रिक मोटर लगा देते हैं उस शिप में ताकि वो शिप चल जाए। एंड बहुत अच्छी बात ये होती है कि इलेक्ट्रिक मोटर भी काम कर रहा होता है। अब ऑथर बता रहे हैं कि उस रात को, वो जो रात था वो बिल्कुल एंडलेस लग रहा था, बहुत ही ठंडा रात था, मतलब बहुत ही ठंडा ठंडा हवा चल रहा था और वो रेडियो के साथ लगातार काम कर रहे थे ताकि वो किसी से कांटेक्ट कर पाए। वो मेडे कॉल्स भी लगा रहे थे और रिप्लाई का वेट कर रहे थे। अब मेडे कॉल्स क्या होता है? एक शिप दूसरा शिप को मदद करने के लिए बुलाता है, उसे मेडे कॉल्स कहते हैं। पर वो लोग जो थे ना, वो लोग बहुत सी के बहुत ही मिडिल में थे या फिर सी में बहुत ही अजीब जगह पे थे जहाँ कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। एंड उन्हें सरप्राइज फील नहीं हुआ कि उन्हें क्यों रिप्लाई नहीं आ रहा है मेडे कॉल का। उन्हें पता ही था कि वो बहुत ही ज़्यादा रिमोट एरिया में है एंड सिग्नल यानी कि रिप्लाई आने वाला नहीं है। फिर ऑथर देखते हैं कि उनकी जो बेटी होती है जिसका नाम सुई होता है, उसका दोनों आईज पूरा ब्लैक हो जाता है और उसके आर्म पे एक डीप कट भी होता है। फिर ऑथर पूछते हैं कि तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? तो उनकी बेटी सुई कहती है कि वो नहीं डिस्टर्ब करना चाहती थी ऑथर को जब वो इतना बिजी हो और हम सबको बचाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो। उस वक्त आके मैं आपको और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। अब आता है 3 जनवरी। यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि उनके शिप में जो पंप्स थे उसके वजह से उनका शिप का वाटर लेवल, शिप के अंदर जो वाटर लेवल था वो कंट्रोल में था। और फिर ऑथर का नज़र जाता है वाटर लाइन के ऊपर और वो गौर करते हैं और उन्हें ये पता चलता है कि वहाँ पे थोड़ा सा लीकेज है और उसके वजह से क्या होता है कि उनके शिप का जो मेन बोर्ड था वो पूरी तरह से टूट जाता है और बर्बाद हो जाता है। बस कुछ ही कबर्ड के जो सेक्शंस थे, पार्टीशंस थे, वो उनके शिप को बचा के रखा हुआ था उतने टाइम से। और फिर ऑथर कहते हैं कि पिछले 15 घंटा से वो तो जिंदा बचे हुए हैं, पर अब उनका जो शिप है वेव वॉकर वो और ज़्यादा उन्हें नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि अगर जैसे ही वो जो कबर्ड का सेक्शन है जो उनके शिप को बचाया हुआ है वो टूट गया तो पूरा पानी अंदर आ जाएगा शिप के अंदर और वो लोग डूब जाएंगे। हमारे ऑथर चार्ट्स को निकालते हैं और कैलकुलेट करते हैं, एक आइलैंड को ढूंढते हैं अपने आसपास जो कि उनसे कुछ 100 किलोमीटर्स आगे थी ईस्ट की तरफ। यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि वहाँ पे 2 आइलैंड है जिसमें से एक है एल एम्स्टर्डम की फ्रेंच साइंटिस्ट का बेस था। अब ऑथर ये बता रहे हैं कि ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि उतने वास्ट ओशियन में उन्हें एक छोटा सा आइलैंड ढूंढना होगा और ये कोई नॉर्मल बात तो है नहीं। वो ये भी बताते हैं कि उनका जो ऑक्सिलरी इंजन था वो भी वेव के कारण खत्म यानी कि बर्बाद हो चुका था, यानी कि बंद हो चुका था। अब आता है अगला दिन 4 जनवरी और यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि पिछले 36 घंटा से 36 आवर से वो लोग कंटिन्यूसली बस पानी को बाहर फेंके जा रहे थे और अब उनके शिप के अंदर बस कुछ सेंटीमीटर्स के ही पानी बचे थे। फिर भी वो कहते हैं कि वो अपने बोट पे सेल नहीं लगाएंगे। सेल मतलब मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, वो पर्दा टाइप का जो होता है शिप के आगे लगता है, झंडा टाइप का। तो वो बोले कि वो अभी नहीं लगाएंगे क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो हो सकता है उसका प्रेशर शिप नहीं झेल पाए और शिप डूब जाए। अभी देखो तुम लोग कंफ्यूज मत होना, मैं कभी शिप बोल रहा हूँ, कभी बोट बोल रहा हूँ, कभी वेव वॉकर बोल रहा हूँ, ये तीनों एक ही चीज़ है। इस स्टोरी के लिए तुम लोग तीनों एक ही चीज़ समझो,
ठीक है। अब ऑथर बोल रहे हैं कि वो छोटा सा स्टॉर्म जिब लगाते हैं और वो दो को जो आइलैंड था उस डायरेक्शन में बस बढ़े चले जाते हैं। फिर वो बता रहे हैं कि काफ़ी टाइम बाद मैरी को उस शिप के अंदर से यानी कि वेव वॉकर के अंदर से कुछ खाने का सामान मिलता है। फॉर एग्जाम्पल क्रैकर, बिस्किट और कॉर्न्ड बीफ। वैसे देखो, मैंने इंडिया में जहाँ तक मुझे पता है मैंने ये चीज़ नहीं खाया है। अब ऑथर बता रहे हैं कि पिछले 2 दिन बाद वो खाना खा रहे हैं। पिछले 2 दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया था। पर अब ऑथर बता रहे हैं कि वो जो रिलैक्सेशन पीरियड था वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए था, क्योंकि उसी दिन 4 जनवरी को 4 PM में यानी कि 4 बजे शाम को वापस से ब्लैक क्लाउड्स आ जाता है और काफ़ी तेज विंड ब्लो करने लगता है 40 नॉट्स के स्पीड से। और उनका जो सी था वो हाइयर एंड हाइयर होते जा रहा था, यानी कि वेव्स जो था वो बहुत ही ऊंची ऊंची वेव्स आ रही थी। और जैसे जैसे रात होते जा रहा था वैसे वैसे वेदर जो था वो और ख़राब होते जा रहा था। और 5 जनवरी आते आते तक तो पूरा सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया। अब ऑथर अपने बच्चों के पास जाते हैं, तभी जोनाथन यानी कि उनका बेटा पूछता है कि डैडी क्या आज हम लोग मरने वाले हैं? तो फिर ऑथर रिप्लाई करते हैं और एश्योर करते हुए कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। फिर वो जो उनका बेटा होता है वो कंटिन्यू करता है और कहता है कि नहीं नहीं, मैं डर बिल्कुल नहीं रहा हूँ। वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू, मम्मी, स्यू एंड आई। यानी कि वो ये कहता है कि मुझे मरने से डर नहीं लग रहा अगर हम सब साथ हैं तो। फिर ऑथर बोलते हैं कि ये सुनने के बाद उनके पास कोई वर्ड नहीं था बोलने के लिए, इसलिए वो अपने चिल्ड्रन के केबिन से निकलते हैं और वो फाइट करने चल जाते हैं। किससे? उस सी से। कैसे फाइट करेंगे? उस आइलैंड को ढूंढ के। और वो पूरे अपने काम में लग जाते हैं उस आइलैंड को ढूंढने के लिए। और ये सब करने के बाद वो जो ऑथर होते हैं वो डायरेक्ट स्टारबोर्ड के साइड चल जाते हैं ताकि वो उसे वापस से ठीक कर सके, स्टारबोर्ड को ठीक कर सके ताकि पानी वापस अंदर ना आए और वो लोग बच सके। अब वो क्या करते हैं, वो वहाँ पे जाते हैं क्या चीज़ लेके? इम्प्रोवाइज सी एंकर लेके, जो कि हेवी नायलॉन रोप का बना हुआ था, और 22 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन लेके। अब देखो, ये दो को जो मैंने लंबी चौड़ी वर्ड बोली या फिर जो भी समझो लाइन बोली, ये बस तुम लोग इतना समझो कि ये दो चीज़ जो है ये शिप को ठीक करने में काम आता है, बस इतना समझ लो। बाकी छोड़ो। अब ऑथर बता रहे हैं कि उस शाम को वो और उनकी वाइफ मैरी दोनों साथ में हाथ पकड़ के बैठे हुए थे। और वो लोग कहाँ पे बैठे हुए थे? उस जगह पे जहाँ जो ब्रोकन था। और जैसे जैसे पानी उनके तरफ आ रहा था, जो वेव्स आ रहा था और जैसे ही उससे टकराता था तो उन्हें लगता था कि उनका एंड नियर है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और जो उस शिप का ब्रोकन प्लैंक्स था वो उन्हें बार बार बचा ले रहा था डूबने से। और फिर वो कहते हैं बाय द मॉर्निंग यानी कि 6 जनवरी को उनका जो शिप था वो बचा हुआ था और विंड स्पीड भी धीरे धीरे कम होते जा रहा था। ऑथर वापस से अपने चार्ट रूम में जाते हैं, विंड स्पीड को कैलकुलेट करते हैं और फिर वो अचानक से नोटिस करते हैं कि वो 1.5 लाख किलोमीटर ओशियन में एक 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड को ढूंढ रहे हैं। फिर ऑथर बता रहे हैं कि वो ये सब सोच ही रहे होते हैं कि तभी उनकी जो बेटी होती है सुई, जिसका पूरा नाम है सुजैन, वो उनके पास आती है, उन्हें ज्वाइन करती है। और फिर ऑथर नोटिस करते हैं कि उसका हेड पूरा स्वेलन हो चुका है और उसके आईज के आसपास पूरा ब्लैक हेड हो चुका है चोट लगने के कारण। फिर वो उनकी जो बेटी होती है वो उन्हें एक कार्ड थमाती है, यानी कि देती है, जो उसने खुद से बनाया था। जब ऑथर उस कार्ड को खोलते हैं तो वो देखते हैं कि उनका और उनकी वाइफ का एक पिक्चर था जिसके नीचे लिखा हुआ था कि हाउ फनी दिस पीपल आर, और ये उन्हें कितना हंसाते हैं और वो उन्हें देख के कितनी हंसती है। फिर ऑथर रियलाइज करते हैं कि उसके अंदर एक हिडन मैसेज था कि वो अपने पापा मम्मी को कितना प्यार करती है। वो कार्ड वो बस उन्हें थैंक करने के लिए देना चाहती थी और अपना बेस्ट देने के लिए देना चाहती थी। अब ऑथर बार बार अपने कैलकुलेशन को चेक कर रहे होते हैं, फिर रीचेक करते हैं और वो अपना स्पेयर कंपास यूज़ कर रहे होते हैं उस आइलैंड को फाइंड करने के लिए। अब वो आप ये सोच रहे होंगे कि वो अपना मेन कंपास क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअली उनका मेन कंपास ख़राब हो चुका होता है इसलिए, और उनका जो स्पेयर कंपास होता है वो भी पूरी तरह से मैग्नेटिकली करेक्ट नहीं होता है, जिसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। वो बस वेस्टर्नली करंट्स को फॉलो करके उस आइलैंड तक पहुंचना चाह रहे थे। फिर वो बताते हैं कि करीब 2 बजता है और वो लैरी के पास जाते हैं और कहते हैं कि वो जो शिप है यानी कि वेव वॉकर, उसे 185 डिग्री में मोड़ दो
और वो ये भी कहते हैं अगर वो लकी हुए तो शाम 5 बजे तक ईजिली वो वहाँ तक यानी कि उस आइलैंड को फाइंड कर लेंगे। फिर ऑथर बता रहे हैं कि विद अ हेवी हर्ट वो सोने चल जाते हैं कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और वो जैसे ही उठते हैं तो वो रियलाइज़ करते हैं कि 6 बज चुका है। वो बाहर निकल के देखते हैं और वो ये देखते हैं कि उनके आसपास कोई आइलैंड नहीं है। वो सोचते हैं या तो वो आइलैंड को पीछे कहीं छोड़ दिए हैं या फिर वो वापस खो चुके हैं। फिर तभी ऑथर का बेटा जोनाथन उनके पास आता है, यानी कि अपने डैडी के पास, ऑथर के पास आता है और कहता है कि क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ। फिर ऑथर पूछते हैं कि क्यों, तो वो गले लगाते हुए उन्हें कहता है क्योंकि आप इस वर्ल्ड के बेस्ट डैडी हैं और बेस्ट कैप्टन भी हैं। फिर वो रिप्लाई करते हैं कि हाँ, बट हो सकता है आज मैं एक बेस्ट कैप्टन नहीं हूँगा, कि आज मैं डरा हुआ हूँ। फिर वो उनकी जो बेटी होती है जो उसके पीछे जस्ट खड़ी होती है, वो कहती है कि वाई, आपको ऐसा क्यों लगता है। फिर वो फैक्टफुल वॉइस में कहती है कि हमने आइलैंड को ढूंढ लिया है। फिर ऑथर कहते हैं व्हाट, वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि बेटी रिप्लाई करती है वो बस हमारे सामने ही है। और वो जो आइलैंड था वो एज बिग एज अ बैटलशिप के तरह एक बड़ा सा दिख रहा था। सुनने के बाद ऑथर तुरंत डेक की तरफ दौड़ते हैं और वो सडनली रियलाइज़ करते हैं कि उन्होंने वो आइलैंड ढूंढ लिया है, क्योंकि एक पीस ऑफ रॉक में लिखा हुआ था एल एम्स्टर्डम। और फिर वो ध्यान देते हैं कि वो जो आइलैंड था वो बस एक वोल्केनिक रॉक का एक पीस था जिसमें थोड़ा बहुत वेजिटेशन था, यानी कि थोड़े बहुत पेड़ पौधे थे। पर क्योंकि वो बहुत टाइम से उस सी में खोए हुए थे, समुद्र में, और ट्रैवल कर रहे थे, तो उन्हें वो आइलैंड देख के बहुत अच्छा फील होता है। और वो कहते हैं कि उस टाइम उन्हें वो पूरे वर्ल्ड का सबसे अच्छा आइलैंड लग रहा था, सबसे ब्यूटीफुल आइलैंड। ऑथर उस रात उस शिप में ही गुजारने के बारे में सोचते हैं और गुजारते भी हैं। पर अगले दिन वो उस शिप से उतरते हैं और उस आइलैंड में जो 28 इनहैबिटेंट्स थे वो उन्हें चीयर करते हैं और उन्हें मदद करते हैं उस शिप से उतरने में और उनके आइलैंड में आने में। फिर वो बताते हैं कि जैसे ही वो उस आइलैंड में उतरते हैं उनके नीचे जो ज़मीन था उसे उन्हें वो देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी और उनके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे। फॉर एग्जांपल लैरी और हर्ब को लेके, जो कि उन्हें हर टाइम हेल्प किए, हर टाइम चीयरफुल रहे, ऑप्टिमिस्टिक रहे और उन्हें स्ट्रेस से कम किए, उनके ऊपर स्ट्रेस नहीं आने दिए ज़्यादा। फिर उन्हें अपनी वाइफ के बारे में याद आता है, मैरी के बारे में, जिसने पूरे टाइम व्हील को संभाला उस क्रूशियल टाइम में जब वेव ने हिट किया था। और उन्हें उस 7 ईयर ओल्ड गर्ल के बारे में भी याद आया, यानी अपनी बेटी के बारे में याद आया, जिसे सिर पे बहुत ज़्यादा जोर से चोट लगा था, फिर भी वो अपना फिक्र किए बिना अपने पापा को सपोर्ट कर रही थी, यानी कि ऑथर को सपोर्ट कर रही थी। यहाँ पे ऑथर ये भी बता रहे हैं कि उनकी जो बेटी थी उसे बाद में रिकवर होने में बहुत टाइम लगा था। 6 छोटे छोटे ऑपरेशन हुए थे क्योंकि उसके सिर पे ब्लड क्लॉट हो गया था, उसके सिर के स्कल और स्किन के बीच में। फिर उन्हें अपने 6 साल छोटे बच्चे के बारे में भी याद आता है, यानी कि जोनाथन के बारे में भी याद आता है, जो उनसे कहा था कि उसे मरने से डर नहीं लगता। देखो, अब इस पॉइंट में हमारा चैप्टर खत्म होता है, लेकिन कुछ अच्छी बातें बता देता हूँ इस चैप्टर के बारे में और कुछ ऐसी बात जो आपको काम देगी। सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि ये चैप्टर को जानबूझ के खींचना नहीं गया है, लंबा नहीं बनाया गया है। इसमें बस मेन फैक्ट्स और डेट्स हैं और इससे ये क्या है कि मतलब थोड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बनती है अगर आपको थोड़ा इंटरेस्ट है हिस्ट्री वगैरह में तो। और हाँ, आपको इसमें डेट्स याद रखने पड़ेंगे, डेट्स एंड डे को, और मतलब याद रखोगे तो बेटर होगा आपके लिए, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है पर याद रखोगे। और डेट्स के साथ अगर आप एग्ज़ाम में लिखते हो तो आपका इस चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन देता है और उसमें मार्क्स काटना का संभावना कम हो जाता है। बस स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना। और बाकी स्टोरी उतनी भी बुरी नहीं है, बहुत ही मज़ा आया। वैसे मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आया था, सच बता रहा हूँ, मज़ा आया था। और कुछ नहीं, चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए बाय बाय। तू है तो हिम्मत है, तू है तो जन्नत है, तू है तो रहमत है, तू है, तू है।